नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही खास शख्स से। हमारे सामने जो आज शख्स है वो इस मायने में बहुत खास है। अभी जब मैं उनका परिचय कराऊंगा, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो आप समझ जाएंगे क्यों हम उनको बहुत खास कर रहे हैं। पत्रकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं और साथ ही साथ में वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ हैं। 28 किताबें लिख चुके हैं अब तक और इन सब से ऊपर विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हमारे साथ हैं विधानसभा के अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित जी। बहुत स्वागत है आपका। 4-4.5 साल हो गए सर, अब फिर से विधानसभा का सत्र आउट किया 17 तारीख से। उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य। यहाँ की विधानसभा की कार्यवाही की तरफ लोग टकटकी लगाए देखा करते हैं, प्रतीक्षा किया करते हैं। और यहाँ की विधानसभा का एक आदर्श इतिहास भी है। तो शुभम टंडन जी यहाँ अध्यक्ष हैं और तमाम महानुभाव रहे। इस 4.25 साल में उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने अनेक नए कीर्तिमान बनाए हैं। जैसे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 3 दिन का अधिवेशन यहाँ राजधानी में हुआ। इसके पहले विधानसभा के परिसर में विधानसभा द्वारा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। हमारी विधानसभा ने एक अवसर पर लगातार 36 घंटे की बैठक की। नो ब्रेक, कोई छुट्टी नहीं थी बीच में, ना अवकाश, लगातार विधानसभा चली। हमने संयुक्त राष्ट्र के SDGs पर लंबी चर्चा की और उस चर्चा को अनेक अन्य विधानसभाओं में सराहा भी गया। हमने कई समितियां बनाई अपने कार्यकाल में। उन समितियों ने अध्ययन का विशेष जानकारी मिली उन समितियों के माध्यम से। और भी तमाम तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नए कीर्तिमान बनाए। और यह अब विधानसभा सत्र में इसके लिए चुनाव संभवतः फरवरी मार्च में होने वाला है। तो इस दृष्टि से हम संतुष्ट हैं और असंतोष का कोई हमारे मन में कोई रंच भर भी बात नहीं है। लेकिन विधानसभा की कार्यवाही का चलना, विधानसभा द्वारा प्रोडक्टिव काम करना, विधानसभा द्वारा अधिनियम पारित करना, विधानसभा द्वारा बजट पारित करना, ये सब सामूहिक काम है। कोई एक व्यक्ति इसमें ना तो क्वालिटी पैदा कर सकता है और कोई एक व्यक्ति डिस्टर्बेंस भी नहीं पैदा कर सकता। तो सामूहिक दृष्टि से देखें तो हमारी विधानसभा को सत्ता पक्ष का सहयोग मिला, विपक्ष का सहयोग मिला, माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता उनका सहयोग मिला, उधर आदरणीय माननीय राम गोविंद चौधरी जी हैं अन्य दलों के नेता, इनका सहयोग मिला। तो कुल सबके सहयोग से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विधानसभा काम संतोष एक शानदार कार्यक्रम रहा पिछले 4 साल के अंदर। मुझे लगता है कि ये शायद 70वीं विधानसभा का ये सेकेंड लास्ट ये सत्र है। इसके बाद शायद एक मानसून सत्र भी हम कह सकते हैं। जी, क्योंकि सत्र शुरू होने जा रहा और कोरोना काल चल रहा था। बड़ी बात यह है कि पिछली बार वर्चुअल मीटिंग हुई थी, इस बार आपने क्या इंतजाम किए हैं? कोरोना चल रहा है जी, ये हमारे लिए चुनौती अभी भी है। बिल्कुल। पिछली बार तो कोरोना बहुत चरम पर था। हमारे कई सदस्य विधानसभा के आदरणीय उनका भी निधन हो गया और हमने सत्र शुरू होने के पहले विधानसभा के सभी 100% कर्मचारियों का जांच कराया कोरोना की। उसमें भी 10-15 निकल आए। तो वो एक बड़ी भयावह स्थिति थी और सबसे बड़ी भयावह स्थिति वह इसलिए भी थी कि हमारे पास किसी दूसरी विधानसभा का कोरोना काल का कोई अनुभव नहीं था। संविधान की दृष्टि से हर 6 महीने के भीतर सदन बुलाया जाना जरूरी की ये बाध्यता थी और देश के किसी अन्य विधानसभा के सामने ये बाध्यता तब तक नहीं आई थी। हमारे यहाँ पहले आ गई। तो इसलिए हमने सभी नेताओं के साथ 2 बार बैठक की। सामान्यतः सत्र संचालन के पहले 1 बार नेताओं की बैठक होती है। हमने 2 बार बैठक की, नोट्स बनाए, परामर्श किया क्या क्या करना, कहाँ बैठना, कैसे बैठना,
एक सीट खाली छोड़कर बैठना, तो जगह कैसे मिलेगी। तो ये तक तय किया कि दर्शक दीर्घाओं में जगह देंगे, और ये भी तय किया कि लोग तकनीकी तौर पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा सकते हैं, अपने घर में बैठे हैं जी, और वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वर्चुअली ज्वाइन करके वो अपने ज्वाइन करने की भी हमने अनुमति दी जी। और सत्र चला, सब जगह पर थोड़ी सख्ती रही जी, और उस सख्ती के बावजूद लेकिन सबने सहयोग किया। हमने पत्रकारों के साथ भी बैठक की, सभी नेताओं के साथ बैठक की, उसका लाभ मिला, और यह इस बार भी हम वैसा ही करने जा रहे हैं। हम सभी दलों के नेताओं के साथ बैठेंगे और अपने अधिकारियों के साथ बैठेंगे, और भी जहाँ जहाँ से हमको इनपुट मार्गदर्शन का मिलेगा सबका इनपुट लेकर, और फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सदन का कार्यक्रम कैसे चलना। सर अभी तक 2 दिन पहले तक इकाई में आ रहे थे कोरोना के केस, कल अचानक से दहाई में आ गए, 12-13 केसेज हो गए। तो क्या पिछली बार की तरीके ही वर्चुअल करेंगे या पूरा सदन बुलाएंगे, सारे सदस्यों को एक साथ बुलाएंगे, क्या है? पिछली बार भी हमने सारे सदस्यों को बुलाया था जी, हमने किसी को छोड़ा नहीं था जी। हमने ये छूट दी थी कि कोई व्यक्ति अपने हमारा सदस्य है अपने घर में और उसको लगता है कोई और बीमारी भी है, अभी उसको कोरोना नहीं हुआ जी, लेकिन कोई भी असमर्थता है उसकी, तो हमने उसको छूट दे दी थी, महिलाओं को छूट दे दी थी जी। तो ऐसे ही आवश्यक होगा तो इस बार भी करेंगे। क्या जो विधायक दल आएंगे माननीय, क्या उनके लिए RT-PCR जांच जरूरी होगी? कोविड जो वैक्सीन लगी है, पिछली बार भी हमने जांच जरूरी नहीं कही जी, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से उनको कोई निर्देश नहीं था जी, हमारा सजेशन था कि ऐसा करें तो ठीक रहे जी, और सबने अनुशासन का पालन किया। हमारे विधायक स्वयं समझदार हैं, तो उनको किसी निर्देश की आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं सबने अपना टेस्ट कराया और स्वयं सतर्कता बरती। वैक्सीन की बात जानते हैं कि क्या वैक्सीन जरूरी होगी, कि जिसको क्या अक्सर ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा नियम बनाएंगे सर कि लोग वैक्सीन जिनके लगी हो वही आए, या कोई भी? नहीं, ऐसा नहीं बनाएंगे जी, लेकिन मेरा अनुमान है कि हमारे यहाँ ज्यादातर माननीय सदस्यों ने वैक्सीन लगवा ली है जी। ये मैं अनुमान के आधार पर बोल रहा हूँ, हमने भी पूछताछ नहीं की, लेकिन क्योंकि हमारे सभी माननीय सदस्य वैक्सीन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में प्रेरित भी कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं जनता को, तो जो इंस्पायर कर रहे हैं तो कर लिए होंगे जी। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि वैक्सीन लग गई होगी जी, सही संभव। मतलब इसमें कोई नियम कायदा कानून नहीं है, अपने बिल पर डिपेंड है कि माननीय सदस्यों पर कोई आदेश लागू करने की हमारी हैसियत नहीं। अध्यक्ष जो आदेश देंगे उनके अध्यक्ष हैं जी, और वह हमारा प्रत्येक सुझाव मानते हैं और उनको मार्गदर्शन भी देते हैं। अरे क्या क्या और नियम कायदे कानून लागू करेंगे सर इस बार, कैसे चलेगी विधानसभा? विधानसभा नियमानुसार चलेगी जी, और अलग से मुझे नहीं लगता किसी प्रतिबंध की आवश्यकता होगी जी, सतर्कता की आवश्यकता होगी, और वह सतर्कता आपकी बार अनुभव हमारा पिछली बार हम सदन चला चुके हैं, अनुभव से हम और परिपक्व हो गए हैं, तो सभी नेताओं के साथ बैठकर हम निर्णय लेंगे कि और क्या कुछ करना है। कितने दिन चलेगा सत्र? अभी तो माननीय श्री राज्यपाल जी के यहाँ मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव विचाराधीन है, हम कह सकते हैं 1 सप्ताह चल सकता है। 1 सप्ताह में सारे विधायक कार्य निपटा, अनुपूरक बजट लाने की चर्चा चल रही है सर। हमारे पास अधिकृत सूचना नहीं, बिना अधिकृत के हम बोल नहीं सकते जी, लेकिन अनुपूरक बजट सरकार लग सकती है जी। पत्रकार आप सर, आप भी पेशे से पत्रकार रहे, पिछली बार पत्रकारों को बहुत दिक्कत हुई थी, कवरेज नहीं कर पाए थे, इस बार उनके लिए क्या गाइडलाइंस रहेगी? हम इस बार ऐसा सोच रहे हैं कि पत्रकारों के जो संगठन है उनके पदाधिकारियों को बुला लें जी, और जैसा जैसा वो कहें वैसा वैसा हम मान लेंगे। हम परिस्थिति रखेंगे कि ये परिस्थिति है, यहाँ बैठने से ऐसा होगा, यहाँ बैठने से ऐसा होगा। तो पिछली बार उनको कुछ कष्ट हुआ था जी, हाँ, उनको हुए कष्ट से हमको बहुत कष्ट था, क्योंकि सब पत्रकार यहाँ के हमारे सब परिजन जैसे हैं। ब्रेक ले लेते हैं और दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपना स्क्रीन छोड़ करके कहीं ना जाइए, क्योंकि हम न्यू वापस आएंगे और कुछ अभी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर जानकारी हासिल करनी है अध्यक्ष जी से। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हम बात दिल्ली की करें, लोकसभा चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्या करेंगे इसको लेकर? हंगामा संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है जी। हमारा सदन हो, माननीय लोकसभा हो, माननीय राज्यसभा हो, भारत में तमाम जगह पर हमारे यहाँ संघ और राज्यों की अलग अलग विधायिका है, तो कहीं भी हंगामे से जनता का हित नहीं होता। बहस होती है, तर्क होता है, संवाद होता है, वाद विवाद होता है, इसके माध्यम से आदरणीय जनता के हित का साधन होता है। और जब सदन में हमको पूरी सुविधा है बोलने की, और ये सुविधा लोकसभा में लोकसभा की नियमावली द्वारा, राज्यसभा में राज्यसभा की नियमावली द्वारा, और हमारे यहाँ हमारे सदन की नियमावली के द्वारा तो मिली ही है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 105 में केंद्र के लिए और अनुच्छेद 194 विधानसभा के लिए यह अधिकार दिया गया है प्रत्येक माननीय सदस्य को कि उसके द्वारा कही गई किसी बात पर बाहर मुकदमा नहीं चल सकता। सदन के भीतर जो विशेषाधिकार है, ये विशेषाधिकार है जी। सर, सवाल ये उठता है कि विपक्ष कह रहा है कि पहले उनकी बात सुनी जाए, उनके जो मुद्दे हैं पेगासस पर डिस्कशन किया जाए। सरकार कह रही कि नहीं, हम जो हमारे वो है उस पर, तो इसको लेकर के टकराव नहीं हो पाया। तो आप क्योंकि अध्यक्ष भी हैं सर उस कमेटी के जो ड्राफ्ट बना दिए, हाँ, तो कैसे इसको सुनते हैं? इसमें प्रायः ये कहा जाता है व्यवधानों के बारे में, जब सदन नहीं चलते इसके बारे में प्रायः कहा जाता है कि भाई सरकार को सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, विपक्ष क्या करे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और इस कोर्ट के बड़े नेताओं ने ये कहा था कि सदन चलाने में दोनों की जिम्मेदारी है। मैंने नेहरू जी का नाम जानबूझ कर लिया क्योंकि वह देश के बड़े नेताओं भी हैं और एक पार्टी में भी उनकी गिनती हो सकती है, देश के बड़े नेताओं परंपरा जी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है और न केवल सामान्य समझदारी की जरूरत है बल्कि गहन समझदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास होनी चाहिए। और अब ताजे मामले में जिस पर आपने सवाल पूछा है जी, राजधानी दिल्ली में सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने वार्ता भी की है, माननीय राजनाथ सिंह जी के को भी जिम्मेदारी थी, बिल्कुल। तो ऐसी तमाम वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन गतिरोध टूट रहेगा और इससे नुकसान बहुत होता है। नुकसान बहुत होता है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जब दूसरी पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी भी यही करती थी, ऐसे तो ये सिलसिला कभी रुकने का नहीं सर। तो आप फिर सवाल वही, फिर ऐसे में आप सिफारिश क्या करेंगे? एक संशोधन हुआ था नियमावली में जी, लोकसभा कार्य संचालन नियमावली में, ये संशोधन सर्वसम्मति हुआ था, पूरा रूल बुक बदलने की बात थी। तो उसमें संशोधन ये किया गया था कि जब लोग प्ले कार्ड लेकर या झंडा लेकर या पर्दा कोई लेकर कपड़ा लेकर सदन के वेल में चले आते हैं, तो अध्यक्ष जैसे ही उनका नाम पुकारेगा जी, विश्वकर्मा जी आप गलत कर रहे हैं, तो विश्वकर्मा जी सस्पेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जी। मतलब अध्यक्ष सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष के नाम लेते ही सस्पेंड, अध्यक्ष को केवल नाम लेना है। तो व्यवस्था तो है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष विधान परिषदों के सभापति से मैं अध्यक्ष हूँ जी, तो मेरे मन में ऐसा रहता है कि सस्पेंशन ना करना पड़े तो ठीक रहेगा। चुनकर आए, आदरणीय जनता ने चुना है तो मान जाएं और अपनी बात नियम के भीतर कहें। कभी कभी आपस में बातचीत में गर्मी आती है। मैंने एक बार विधानसभा में कहा था जी कि आपस में गर्मी तो आती है, उमस भी बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद आंधी ना हो। ऐसा हमने कहा था। भाई ये थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई चलता है जी, मुद्दों पर बहस होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा होता है जी।
चलिए सर, वक्त एक ब्रेक का चला है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपना स्क्रीन छोड़ करके कहीं ना जाइए, क्योंकि हम व्यू वापस आएंगे और कुछ अभी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर जानकारी हासिल करनी है। अध्यक्ष जी से समझने की कोशिश करेंगे कि एक नई अनुश्रवण समिति बनाने की बात की गई है कि जिसे नियम 301 और नियम 51 पर जो निकल के आता है वो पूरा नहीं होता है, इसलिए उसको अनुश्रवण समिति के माध्यम से पूरी बात बताई जा सकती है। क्या है ये पूरी बात, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। जो नियम 51 है, 301 है, इसमें अक्सर विधायकों की शिकायतें रहती थी कि वो उन जो सवाल पूछते हैं उनके पूरे उत्तर नहीं मिलते हैं। ऐसे में आपने एक अनुश्रवण समिति बनाई थी, क्या है? हाँ, ऐसा माननीय सदस्य हमसे भी कहते थे जी। तो हमने विचार किया और एक नई कमेटी का गठन कर दिया। उस कमेटी का नाम है संसदीय अनुश्रवण समिति। तो उसमें केवल 301 ही नहीं, 301 साधारण सूचना होती है जी, 51 में हम सरकार से वक्तव्य मांगते हैं। वही नहीं, अगर कोई अन्य समस्या भी हो, हमने कोई सवाल किया और उत्तर ठीक नहीं मिला जी, तो इसके अलावा और भी कहीं कोई बात है जिसका सदन से संबंध है, तो उससे उसको सदस्य को यह अधिकार है, वो हमारे यहाँ आवेदन करता है और हम उस आवेदन को कमेटी में रख देते हैं। संबंधित अधिकारी को बुलाते हैं कि ये काम सही ढंग से क्यों नहीं किया गया। तो अनुश्रवण का मतलब है ये कि पूरी जांच पड़ताल और जांच कर लेना। तो उसमें नियम 301 के मामले तो आते हैं। नियम 301 में विधायक पे कोई नोटिस देते हैं जी, और 1 महीने के भीतर सरकार के संबंधित मंत्री को उसका उत्तर देना होता है। तो वो उत्तर विधायकों की शिकायत रहती है कि सही नहीं आता, तो उस पर विचार करने के लिए कि उत्तर ठीक नहीं आया है, तो हमारी अनुश्रवण समिति में हम उसको टेकअप कर लेते हैं। यद्यपि हमारी नियमावली में व्यवस्था है कि मंत्री अगर सही उत्तर नहीं देता तो नियम है कि उसके लिए दूसरा प्रावधान है कि नोटिस जाए, बात की जाए। अभी की कहीं बनाने भी जा रहे हैं, 2 विधानसभा भी आपका अनुपालन कर रहे हैं। जो नियम आपने यहाँ बनाए हैं वो 2 विधानसभा भी ऑलरेडी उसको कर चुके हैं, बाकी भी अनुपालन करें, तो लगता है अच्छा लगता है जी। नियम 51 के तहत की बात करें तो बहुत कम शिकायतें उसमें लेते थे आपको। हाँ, हमने नियम 301 में भी बढ़ाया है जी और 51 में भी बढ़ाया है, क्योंकि 51 में हम सदस्य को पढ़ने की अनुमति नहीं देते अपना नोटिस, सबसे लास्ट में रहता है। तो 51 में हम नाम पुकार देते हैं कि आपका इसमें आ गया जी, और फिर हम उसको सरकार को दे देते हैं। सरकार का उत्तर 2 तरह से विधानसभा की नियमावली में हम स्वीकार करते हैं। एक कि सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाए, उसमें जो नोटिस आपने दी है उस पर विस्तार से सरकार का दृष्टिकोण आ जाए वक्तव्य जी। और दूसरा ये कि जो कम प्रभावी मामले हैं तो उनमें हम वक्तव्य नहीं दिलाते। एक बहुत शानदार एक और भी बहुत अच्छी पहल की सर आपने कि याचिका सुनने की एक परंपरा डाली थी आपने कि कोई भी कॉमन मैन एक याचिका अपनी दे। बिल्कुल जी। ये याचिका समिति हमारे केंद्रीय विधानमंडल में भी है, लोकसभा में भी है जी, हमारे यहाँ भी है कि कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी समस्या के लिए आदरणीय सदन को प्रार्थना पत्र दे सकता है जी, और आदरणीय सदन द्वारा फिर उसे भेज देते हैं याचिका कमेटी में। परंपरा ये है कि याचिका कमेटी का सभापति विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है, तो उसमें हम संबंधित विभाग के अधिकारियों को अलग अलग तिथियों में बुलाते हैं। एक दिन पीडब्ल्यूडी बुला लिया, सारी याचिका पीडब्ल्यूडी की सुन ली जी। एक बार कृषि बुला लिया सारी, तो विभागवार जी अधिकारियों को बुला लेते हैं 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा।
तो ज़्यादातर याचिकाओं का निस्तारण हो जाता है और लोग संतुष्ट। नहीं, बसपा के एक दूसरे सदस्य रैनी जो कई विधायकों को वहाँ से लेकर के निकल गए, वो कह रहे थे कि हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और अध्यक्ष जी को देंगे, क्या ऐसी कोई सूचना आपके पास है? रानी हमको मिले कई बार, नमस्ते भी हुआ, हालचाल भी हुआ, लेकिन ये इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा, क्या वो अगर कुछ करते हैं तो आप इस पर कोई तो कोई विधायक कुछ करेगा तो हमारे पास आएगा, हम नियमानुसार उसकी जांच करेंगे। अच्छा सर, आप चूंकि चुनाव का समय भी नजदीक आ रहा है और आप उन्नाव से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, कई बार चुनाव जीते, तो अब आगे आपका भविष्य क्या है, क्या फॉलो करेंगे इस बार में? हमारा अपनी तरफ से कोई योजना नहीं होती है, ना है हमारी पार्टी जैसा तय करती है कार्यकर्ता के लिए भूमिका, तो उस भूमिका के लिए हम लोग तैयार और तत्पर रहते हैं। हम भी अभी तैयार और तत्पर हैं ऐसी भूमिका के लिए जो पार्टी संगठन द्वारा मेरे बारे में कही जाए। मतलब जो पार्टी कहेगी वही आप करेंगे, जैसा निर्देश होगा। हमारे यहाँ तो यही व्यवस्था है जी। अच्छा, चूंकि चुनाव का समय है, बिल्कुल चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष भी चाहेगा कि वो अपनी आवाज बुलंद करे, और अगर कुछ जिस तरह से लोकसभा में चल रहा है, विधानसभा में कमोबेश से हालात होते हैं, तो आप क्या करेंगे? हम आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आश्वस्त आशावान हैं, ये कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि हमको आशा है कि उत्तर प्रदेश की तमाम समस्याओं को लेकर विपक्ष सजग रहे और अपनी बात नियमानुसार देर तक कहे। मानिए इसको 5 मिनट में बात नहीं पूरी होती तो हम कहेंगे कि और बोल लीजिए, लेकिन अगर वाद विवाद संवाद हो तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता का फायदा होगा। और हम अपने आप ही नहीं ये कल्पना कर रहे हैं कि विपक्ष शोर मचाएगा ही, उसे चुनाव लड़ना है, बिल्कुल उसे अपनी बात पहुंचाने के लिए विधानसभा के आदरणीय मंच का प्रयोग करना चाहिए। जब ठीक से अपनी बात विपक्ष कोई भी सदस्य रखते हैं तो आप लोग भी उस बात को तवज्जो देते हैं, और शोर बचाने में तो केवल ये आता है कि विधानसभा में हंगामा और हाउस नहीं चला, तो उसमें जनता की किसी समस्या का उल्लेख नहीं होता। लेकिन अगर बहस होती है तो बहस की गुणवत्ता, सदन के काम की उत्पादकता, ये दोनों बढ़ते हैं, इससे आदरणीय जनता को फायदा होता है। आपका पूरे 4.25 साल का अनुभव कैसा रहा? कुछ खट्टा कुछ मीठा? पूरे 4.25 साल का जी मुझे तो बड़ा आनंद आया, और उस आनंद का जो स्रोत है हमारे विपक्ष के प्रत्येक विधायक से पहले से संबंध है, अध्यक्ष होने के पहले राम गोविंद जी और हम लोग साथ साथ टहलते घूमते हैं, तो उन संबंधों के कारण कहीं कटुता आने की बात ही नहीं थी, सबसे परामर्श होता रहा। ये बात जरूर है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आया, यहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है, तो हमारे मन में कोई कल्पना नहीं थी कि पार्टी के लोग, हमारे अभिभावक हमको इतने बड़े आसन पर पहुंचाएंगे। मेरे परिवार में, परिवार की परिभाषा में अपने सभी नातेदारों को गिनता हूँ, अपने पिता को, माता को, पिता का और परिवार माता का, तो उनमें कोई शिक्षित नहीं रहा। और हम लोगों ने पढ़ाई तो पेड़ के नीचे की, हमारे गाँव में स्कूल ही नहीं था। वहाँ से आकर ऐसे आसन पर बैठना और लोगों द्वारा मान लिया जाना, सारे लोग आधा रखते हैं पर। हाँ जी, तो ये मेरे लिए भाग्य का विषय है। देखिए मैं आपके सामने दूरदर्शन की भाव पर ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा सर, क्या ये तो आपके बहुत मीठे अनुभव थे, कुछ खट्टे हैं? जब काफी प्रयास किया गया, 1-2 बार ऐसा यही कि सदन चले और लोग हाउस में बहुत देर तक न रहे, तो उनका अपना एजेंडा था और इसलिए वो बाधा डाले। मेरे मन में आता था कि थोड़ी ही बहस हो जाए, तो मैं प्रयास बहुत करता था, और कई बार जब लोग नहीं मानते थे तो तकलीफ होती थी। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ूंगा कि हंगामा या सदन के भीतर बाधा, इसको 2 खंडों में विभाजित करते हैं। पहला खंड है कि हमारी आपकी बातचीत शुरू तो हुई हाउस में प्रेम से,
लेकिन किसी बात से, किसी शब्द पर हम या आप उत्तेजित हो गए और उस उत्तेजना के कारण गर्मी हो गई, बवाल हो गए। एक खंड ये है। दूसरा ये है कि पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यालय में विधायकों को बुलाकर तैयार कराती है कि आज सदन नहीं चल रही। हाँ, एजेंडा चलाना है। हाँ, तो ये जो दूसरा वाला व्यवधान है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अहितकर है कि पार्टी अपने विधायकों को निर्देशित करके भेज रही कि जाओ आज चिल्लाओ। तो हमको तमाम विधायक ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम क्या करें, हमको तो ऊपर से खबर भी जारी कर दिया पार्टी ने, क्या नहीं करना है, आगे चिल्लाना है। तो ये जो योजना बनाकर उत्पाद करना, ये ठीक नहीं। आपने सर तमाम किताबें लिखी, 28 किताबें आपने लिखी, वैदिक उस पर आपको कमांड हासिल है, तमाम अखबारों में भी आपके आर्टिकल छपते रहते हैं। इन 28 किताब में सबसे पसंदीदा किताब पुस्तक कौन सी है? ये सवाल तो बहुत बड़ा है, जटिल है, आपने पूछा है, उपयोगी भी है जी। मैंने कोई बात होगी 8-10 साल पुरानी, राजस्थान में एक साहित्यिक मेला था, उसमें बहुत बड़े कवि, वो रहने वाले हैं हमारे जहाँ से मैं विधायक होता हूँ, उनको वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी जी, महाराष्ट्र में अधिकारी रहे। तो उन्होंने राजस्थान के उस साहित्यिक मेले में कहा कि भारत की कोई एक विचारधारा नहीं, भारत में भिन्न भिन्न गुट, हाँ, तमाम तरह से लोग बटे हुए हैं, कोई एक कल्चर नहीं। इसके अलावा ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, ब्रह्मांड की धुरी क्या है, जो शख्स से जुड़े प्रश्न बड़े जटिल। तो ऐसे सारे प्रश्नों को एक जगह लाकर अथर्ववेद के आलोक में देखना और उसके पहले ऋग्वेद के भी आलोक में देखना। तो ऋग्वेद पर भी हमारी किताब है इसी तरह की, लेकिन हम तो यूँ कहेंगे अगर ज़्यादा पेपर आपकी किताब में तो गलत नहीं होगा। अच्छा सर, समय चूंकि कम बचा है, आपको तमाम पुरस्कारों से भी नवाजा गया, तो आप एक और जटिल सवाल पूछ लेता हूँ, कौन सा पुरस्कार सबसे बेहतर है? पुरस्कार तो सब अच्छे होते जी, कोई एक पुरस्कारों का पुरस्कार कौन सा? कोई एक अगर पोस्ट कार्ड भी कहे कि भाई आपकी प्रशंसा में हमने, या एक फोन कोई आपको, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक फोन भी आपको कोई कर दे तो आनंद तो आता है बिल्कुल। और पुरस्कार माने संस्कृत में होता ही है कि आगे आना, किसी व्यक्ति को और आगे बढ़ाकर प्रस्तुत करना। तो डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान मिला, और वहाँ का मध्य प्रदेश सरकार का गणेश शंकर विद्यालय, ये सब लिखने पढ़ने वाले सम्मान। और बाकी हम लोगों का, हम लोग ठीक हैं कि नहीं, इसका निर्णय इस देश की आदरणीय जनता करती है। 5 साल बाद तो कभी कभी खारिज कर देती। तो हम जितनी बार हारे, हमने निश्चय किया कि हार गए हैं तो विधानसभा बिल्डिंग में नहीं जाएंगे। तो जैसे कहीं तो उनका चलिए वहाँ काफी पी जाए, हमने कहा हमारे क्षेत्र की जनता ने मना किया है कि 5 साल वहाँ न जाए। ये अच्छी बात है कि जनता का आदेश पर आंखों पर है, अगर कहा विधानसभा नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, ऐसा होता है। अच्छा, क्योंकि समय खत्म हो गया है, चलते चलते आखिरी सवाल आपके साथ में कि आप प्रदेश की जनता को और अपने विधायकों को और पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो विधानसभा सत्र में? पत्रकारों को मैं कोई संदेश देने की स्थिति में हूँ ऐसा मैं नहीं मानता, और ना ही अपने विधायकों। लेकिन विधानसभा के बारे में ये कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, संविधान निर्माताओं ने जिस तरह से ये रचना की विधानसभा नामक संस्था की, लोकसभा नामक संस्था की, और इसे इतना पवित्र बनाया है कि विशेष अधिकार भी मिले हैं, तो इसकी गरिमा, महिमा, इसका रूप जी, इसको संवर्धित करने का प्रयास ही हम सब लोगों को करना चाहिए। बहुत। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने इसके दर्शकों को और जो माननीय सदस्य हैं, माननीय पत्रकार हैं, सबके प्रति आदर भाव और प्रणाम निवेदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो ये है एलेना मिर्ची जी जो कह रहे हैं कि जो परंपरा हमको मिली है, जो विरासत हमको मिली है, उसका और संवर्धन किया जाए, उसको और अच्छा बनाया जाए, ना कि उसको इरोड किया जाए, उसको खत्म किया जाए। तो और इस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है, और इस बात का ख्याल हमको नहीं बल्कि सबको रखना है, चाहे वो पत्रकार हो, फिर चाहे विधायक हो या दूसरे लोग हों, हमें इस अपनी परंपरा को और समृद्ध करना है।
फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष ऐसे ही शख्स के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड